नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के मतदान की तारीख यानी 19 अप्रैल आने में अब चंद ही दिन बाकी बचे हुए हैं। इस बार के चुनाव में लोगों की निगाह दक्षिण की राजनीति पर भी जमी हुई है। सवाल क्या है कि उत्तर भारत में अपना परचम लहरा चुकी बीजेपी क्या दक्षिण में अपना झंडा गाड़ पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है या मानना है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी है, नॉर्थ ही नहीं साउथ में भी उसे कमाल करना पड़ेगा। तमिलनाडु के पहले चरण में 19 अप्रैल को सभी 39 सीटों पर लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए सभी दल तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच तगड़ी फाइट दिख सकती है। सूबे की 39 लोकसभा सीट में से बीजेपी इस बार 23 पर चुनाव लड़ रही है। वहीं उसके सहयोगी पीएमके यानी पट्टाली मक्कल काची 10 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। पूर्व मंत्री जीके वासन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर उतरी हुई है, जबकि टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके 2 और निष्कासित एआईएडीएमके नेता ओ पन्नीरसेल्वम 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की इस बार तमिलनाडु की दक्षिण चेन्नई, वेल्लोर, वेलम्बरू, कोयम्बटूर, नीलगिरी और विरुधुनगर सीट पर कब्जा जमाना चाहती है। बीजेपी 1991 से दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। इस बार पार्टी ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बीजेपी की तमिजी साई सुंदरराजन को मैदान में उतारा है। 2014 का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था जब बीजेपी ने दक्षिण चेन्नई में 24.57% वोट शेयर के साथ दोहरे अंक का आंकड़ा यहां पार किया था। इसके अलावा बीजेपी ने वेल्लोर से 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारे और 1.55 और 33.26% वोट हासिल किए। इस सीट पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी का श्रेय मुख्य रूप से एसी शनमुगम को जाता है, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में एआईएडीएमके छोड़ दी और पुथिया निधि कांची यानी न्यू जस्टिस पार्टी का गठन किया था। इस बार वह डीएमके के कथिर आनंद और एआईएडीएमके के एस पशुपति के खिलाफ बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर सियासी मैदान में है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पेरम्बलूर सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में पारीवेंदर को 23.2% वोट मिले थे। इस बार डीएमके से अरुण नेहरू और एआईएडीएमके से एनडी चंद्रमोहन पारीवेंदर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कोयम्बटूर की। तो 1989 से ही कोयम्बटूर को बीजेपी का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता रहा है। 1989 के चुनाव में यहां बीजेपी को 3.34% वोट मिले थे, जो कि 2019 तक 31.47% तक पहुंच गए। कोयम्बटूर में डीएमके ने पूर्व मेयर गणपति राजकुमार को एआईएडीएमके के सिंगाईजी रामचंद्रन और बीजेपी के अन्नामलाई के खिलाफ मैदान में उतारा है, जबकि नीलगिरी की सीट 1990 के दशक के आखिर में बीजेपी का गढ़ बन गई। यहां 1998 में 46.49% और 1999 के लोकसभा चुनावों में 50.73% वोट हासिल किया था। हालांकि इन 2 साल में पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन थी, लेकिन इस बार बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन का मुकाबला डीएमके के पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और एआईएडीएमके के लोकेश तमीज सेल्वन से होगा। अभिनेता से राजनेता बने शरद कुमार की पत्नी राधिका शरद कुमार ने अपनी समथुवा मक्कल काची पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया है। वह विरुधुनगर से चुनाव लड़ रही है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बी मणिकम टैगोर और डीएमडी के नेता विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकरन भी मैदान में हैं। तमिलनाडु की द्रविड़ियन राजनीति में बीजेपी ने आस्था और धर्म पर जाति का तड़का लगाया है। प्रधानमंत्री इस बार
साल में 6 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने लगातार अपनी चुनावी सभाओं में परिवारवादी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगी कांग्रेस को खूब घेरा हुआ है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु में एनडीए में अम्मा मक्कल मुनेत्र कशगम और तमिल मनीला कांग्रेस पत्ताली मक्कल कांची जैसी पार्टियां शामिल हो गई चुकी हैं। और वहीं अभिनेता और राजनीतिक शार्थ कुमार ने अपनी पार्टी AISMK का विलय बीजेपी में कर दिया है। पार्टी ने ए रामदास के नेतृत्व वाली PMK के साथ गठबंधन किया है, जो वन्याड़ जाति का प्रतिनिधित्व करती है और उसके लिए आरक्षण की मांग करती है। राज्य में करीब 15% लोग वन्याड़ जाति के हैं और PMK के अंबुमणि रामदोस इनके प्रमुख और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना बाकी के 7 चरण संपन्न होने के बाद 4 जून को होगी। उदय इंडिया पर हम आपके लिए पूरे चुनाव के समय इसी प्रकार चुनावी विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।